फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर कई बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद शैला, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नज़र होने वाली है वो है जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज से शुरू होने जा रहा है मेगा स्टार्टअप शो, जहां 25 स्टार्टअप जो हैं वो भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे हम कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज से शुरू होने जा रही है 2 दिवसीय नेपाल यात्रा, जहाँ भारत नेपाल संयुक्त बैठक की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। साथ ही नज़र होगी उत्तर भारत में बढ़ता ही जा रहा है ठंड का प्रकोप और कोहरे की दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। और साथ ही नज़र होगी कारोबार, फिल्म जगत, खेल जगत से जुड़ी खबरों पर और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। तूर दाल की खरीद के लिए पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज से। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में लेंगे भाग। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। याचिका में मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को दी है चुनौती। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में घनी कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों में बारिश का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्हाइट हाउस ने ईरान में हुए धमाके के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले की कड़ी निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा हमलावर को चुकानी होगी कीमत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलोराडो कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को अयोग्य किया था घोषित। और खेल की खबरों में केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत के पास अब भी 36 रन की बढ़त। और नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज से एक ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की नई राह खुलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के लिए एक अग्रणी उद्यम का प्रतीक है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और भारत के विज्ञान, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत BIRAC, DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। ये नव प्रवर्तक कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स,
सुगंध और अंतरिक्ष में फैले अपने अभूतपूर्व कार्य का अनावरण करेंगे। Startup does not mean only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups, which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। Just about 350 startups in 2014, we were more than 1 lakh. And that has also paved the way and sort of try to give a different direction to the Indian mindset, that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. व्यवसायिक क्षेत्र से परे ये एक्सपो जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इस तरह के आयोजनों का अंतिम लक्ष्य युवाओं को स्टार्टअप करियर के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान दिया जा सके। कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो से नवाचार और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में उत्तर भारत के कुल 25 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे, जो नवाचार में नए मुकाम हासिल करने, बदलाव को अपनाने और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में अमित शाह तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तूर दाल उत्पादकों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर से खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी। इसके तहत उपभोक्ता मामले विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नाफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीदी जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को किया जाएगा। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और ये द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नेपाल पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार है। और श्वेता सिंह हमारी संवाददाता काठमांडू से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, सुप्रभात। देखा जाए भारत हमेशा से भारत जो पड़ोसी प्रथम है उसकी नीति को प्राथमिकता देता है और नेपाल इस दिशा में प्राथमिकता वाला देश है और ऐसे में ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जाएगी, क्योंकि द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ होंगे इससे। जी शहाला, देखिए तो ये 7वीं बैठक है संयुक्त आयोग की बैठक। आपने बताया अभी 1987 में ऑलरेडी ये पहला इसका गठन किया गया था। प्रयास ये रहा था जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार की कमान संभाली थी, तो इतने लंबे गैप के बाद फिर इस आयोग को पुनर्जीवित किया गया और ये जीवन जो इस आयोग को मिला है ये दोनों देशों के विभिन्न पक्षों को मजबूती देता है कि कैसे दोनों आगे बढ़े, क्योंकि जैसे हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। जब अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल विजिट किए थे, उनका मेडन विजिट था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था अगर नेपाल खुश नहीं होगा तो भारत कैसे खुश होगा।
तो ये स्पष्ट दिखाता है कि हमारा पड़ोसी देश की समृद्धि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो समृद्ध है तो हम भी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। हमारी सुरक्षा उनकी सुरक्षा से इंटरलिंक्ड है। अलग तरीके से हम बिल्कुल अलग होकर नहीं देख सकते हैं। और आज की जो बैठक है ये मुझे जहाँ तक मैं श्योर हूँ श्री जयशंकर का ये तीसरा आयोग में बैठक होगा। वो फोर्थ उन्होंने 5th, 6th और ये 7th आयोग में ये बैठक कर रहे हैं। और जो बातें छूट जाती हैं एक वर्ष में पूरी नहीं हो पाई या जो पिछली बैठक तक में पूरी नहीं हो पाई, उसको इस पक्ष में फिर आगे ले जाने की बात होती है। एफर्ट्स जो दोनों देश मिलकर डालेंगे, जैसे अभी आईसीपी भैरवा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्थिति क्या होगी, उसको लेकर के बैठक में बातें होंगी। फिर कुछ डिमांड्स अगर नेपाल के हैं जो इंडिया के साथ एक्सपेक्टेशंस है, और वो एनपी सौद हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल, वो शेयर करेंगे हमारे ईएम से। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फिर दोनों देश मिल करके उस पर वार्तालाप करेंगे और चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से ये आयोग की बैठक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है दोनों देशों के लिए। जी, जैसा कि श्वेता आपने बताया कि दोनों देशों के लिए जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2019 के बाद डॉक्टर जयशंकर का ये काठमांडू पर दौरा हो रहा है। और जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री दहल जो हैं वो पिछले साल यहाँ आए थे, दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कई पहलुओं पर बात हुई थी और उसी को आगे लेकर डॉक्टर जयशंकर भी अब काठमांडू आ रहे हैं। तो क्या ऊर्जा के क्षेत्र से लेकर क्या कोई MOU साइन हो सकता है, क्योंकि भारत और नेपाल ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? जी, भावना, अगर आप देखें तो ऑलरेडी भारत नेपाल के बीच में MOU ऊर्जा क्षेत्र में साइन है। और नेपाल इज द कंट्री जिसके सबसे बड़े कहिए कि इम्पोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भारत है। भारत ही सबसे ज्यादा खरीद करता है उनके इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज डेफिनेटली वी आर लैंड लिंक्ड। और इतने क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट होता है किसी एक देश से दूसरे देश में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सब रिपोर्ट में देखा जाता है, तो बहुत ज्यादा दूरी भी भेजना इतना आसान नहीं होता है जी। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा 11 मिलियन का इंपोर्ट ऑलरेडी हमने किया हुआ है नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी। सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनर्जी एक्सचेंज जितना ज्यादा हो। और पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री से प्रचंड मिले थे, तो उस दौरान भी बांग्लादेश और नेपाल और भारत के बीच ट्रायलैटरल MOU साइन होने की बात हुई थी, बिकॉज दैट वाज फॉर गेटिंग अ मोर मार्केट फॉर नेपाल। बांग्लादेश एक्सपेंशन था, तो इवन बांग्लादेश इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट थ्रू इंडिया। सो ये सारी बातें यहाँ चल रही हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि हमारा पड़ोसी खुश है तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल, पड़ोसी खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका? आज पहले तो वो 9:50 में यहाँ लैंड करेगी, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स उनको पिक करके फिर आज मेन JCM जो हमारे जॉइंट कमीशन मीटिंग है वो 1 बजे से शुरू होगी। सारे मंत्री दोनों पक्ष के बैठ करके फिर वार्तालाप के बाद MOU साइन होंगे। फिर मीडिया से मुखातिब होने के बाद आज मुलाकातें होंगी मिनिस्टर से, और कल मुख्य प्रोग्राम है जब प्रेसिडेंट से और प्लांटेशन ड्राइव और भी अन्य चीजें 2 दिवसीय इनके दौरे पे संपन्न की जाएंगी। ठीक श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आप खबर पर नज़र बनाए रखें। डॉक्टर जयशंकर आज नेपाल पहुंच रहे हैं और भारत नेपाल जो सहयोग है उस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम।
इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के तहत महुआ मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था और 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया। महुआ मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया है कि संपदा निदेशालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए या फिर वैकल्पिक रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए। मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। झारखंड में हुए अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां ईडी ने छापेमारी की है। हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर सहित दर्जन भर करीबियों के यहां ईडी ने छापा मारा है। वहीं इस बीच सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक हुई है। बैठक के बाद मंत्रियों और सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा है कि हेमंत सोरेन उनके नेता हैं और रहेंगे। बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई है। ईडी कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रांची से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिवाकर, सुप्रभात। जिस तरीके से विधायकों की बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि सीएम जो है वो हेमंत सोरेन ही रहेंगे और वही उनके सीएम हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण रही है ये बैठक और आगे की अगर रणनीति के बारे में बात की जाए तो क्या रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो पिछले 2-3 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और उथल पुथल की स्थिति बनी थी, उसके बाद कई अटकलों का बाजार गर्म था और एक तरीके से ईडी की जो कार्रवाई झारखंड में चल रही है और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ये आखिरी सम्मन दिया गया था, जिसमें उन्हें समय और जगह बताने को कहा गया था कि ताकि वो अपना बयान, जो अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जमीन खरीद फरोख्त का मामला, इन तमाम मामलों से जुड़े हुए बिंदुओं पर जवाब उन्हें रिकॉर्ड कराने के लिए कहा गया था। हालांकि उसके लिए अभी समय सीमा 5 तारीख जो है 5 जनवरी तक की समय सीमा है, ताकि 5 जनवरी तक वो अपना बयान दर्ज करा दे। हालांकि इस बीच जो ये कल जो राजनीतिक गतिविधियां हुई है, चाहे महागठबंधन के जो सहयोगी दल कांग्रेस हैं, उनके विधायकों की बैठक पहले हुई, उसके बाद सीएम आवास में
जो महागठबंधन के तमाम विधायक हैं उनकी जो बैठक हुई है, ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी। जो अटकलें चल रही थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसी अटकलों का बाजार गर्म था। क्योंकि जेएमएम के एक विधायक ने एक सीट छोड़ा था, एक विधायक, और उसका आनंद फानन में उसके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया था। तो उसके बाद लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। और फिर ईडी ने जो कल कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी है, उनके जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके घर पे छापेमारी हुई है और उसके साथ ही साथ साहिबगंज के डीसी और कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर कल छापेमारी हुई है। और कई जगहों पर सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है कि काफी मात्रा में नकदी भी बरामद किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तमाम जो लिंक है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ते रहे हैं। और लगातार इस तरह के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को इसी को लेकर करीब 6 बार पहले सम्मन जारी किया गया था और आखिरी 7वां सम्मन अभी जारी किया गया था। तो कल जो बैठक हुई है, एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है और सारे विधायकों ने ये जताया है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ही हेमंत सोरेन हमारे नेता है। तो उसके बाद हो सकता है उनका मनोबल थोड़ा बढ़ा हो, और लेकिन अटकलों का विराम फिलहाल यहाँ पर लगा है। जी, तो अटकलों पर तो थोड़ा विराम लगा है, लेकिन दिवाकर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होना क्या भ्रष्टाचार से बचने का कोई पैमाना होता है? क्या ईडी के इतने सम्मन आने के बावजूद आप ईडी के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं? क्या ये संवैधानिक रूप से उचित है या फिर इसे आप एक अपने लिए होल तैयार कर लेते हैं? निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि एक दबाव की राजनीति भी चल रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं यहाँ पर, तो अगर किसी पे आरोप लगता है तो मेरे ख्याल से संवैधानिक जो भी संस्था है उसके सामने जानी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, बट अगर कोई संस्था किसी तरीके से उनके पास कोई क्लू है, कोई सूचना है, कोई जानकारी है, उसके आधार पर अगर आपको नोटिस जारी होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों में सहयोग करना चाहिए। और चूंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो सहयोग करने की स्थिति बननी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति कुछ ज्यादा यहाँ पर झारखंड में होती नजर आ रही है कि सिर्फ ईडी का इस्तेमाल एक सवाल ये भी है, के लिए हो रहा है, ये दबाव की स्थिति बन रही है यहाँ पर। जी, एक सवाल ये भी है कि अब अगर अभी भी वो ईडी के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं, नहीं जाते हैं, तो अब उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन हो सकता है और क्या कुछ विकल्प हेमंत सोरेन के भी पास हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीजें लगातार और ईडी ने जिस तरीके से कई जगहों पर छापेमारी की है और जो अवैध खनन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जमीन खरीद फरोख्त का मामला है, इस मामले में करीब 12 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है और ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ईडी के पास कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसी आधार पर लगातार उन पर सम्मन जारी किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बार इस मुद्दे को लेकर, सम्मन के मुद्दे पर उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, आप अपने लोअर कोर्ट में जाकर इस तरह की चीजों को रखिए और पक्ष की बात कीजिए। तो लगातार इस तरह से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि झटका ही लगा था। और उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है, उस सर्कमस्टांसिस में ये हालात हैं कि झारखंड में 5 तारीख का जो दिन है वो काफी अहम हो सकता है। और शायद इसी नजरिए से जो दूसरे वैकल्पिक इंतजाम होते हैं, चाहे वो सत्ता कि अगर बागडोर किसी दूसरे को देनी है, जैसे बिहार में जो स्थिति हुई थी जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहां पर सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी जो राबड़ी देवी है उन्हें सौंप दी थी। तो अगर ऐसी स्थिति झारखंड में भी कुछ बनती है, अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है या कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, तो वैसे में कौन अगला मुख्यमंत्री हो, शायद इस तरह की बैठक का मतलब यही होता है। और जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से विधायकों से ये विश्वास लेने की कोशिश की है कि नहीं, सारे विधायक उन्हीं के साथ है। और एक चीज हमेशा जो परिवारवाद की पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, उन पर ये आरोप लगता है कि वो अपने दूसरे नेता को उभरने नहीं देते और परिवार में ही जो वो सत्ता की चाबी है वो रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि कल 2-3 नाम की और भी चर्चाएं हुई थी कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहते हैं तो पार्टी में ये भी विकल्प है। ये एक कह सकते हैं कि राजनीतिक अटकलों का दौर उस सिलसिले में विकल्प तेज हुआ था, लेकिन फिलहाल इस पर विराम लगता नजर आता है। लेकिन अगर दूसरी स्थितियां पैदा होती है तो कल्पना सोरेन का नाम निश्चित तौर पर नंबर 1 पर यहाँ चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर रांची से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दिवाकर ये बता रहे थे कि झारखंड में जो भी राजनीति है वो उफान पर है और सियासत जो है वो गर्म है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने फिलहाल विधायकों के साथ जो बैठक की है उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि शक्ति प्रदर्शन दिखा है और हेमंत सोरेन ने ये दावा किया है कि वो जो सीएम हैं वो बने रहेंगे। लेकिन दिवाकर का ये कहना है कि 5 तारीख के जो दिन है वो काफ़ी अहम हो सकता है झारखंड की राजनीति के लिए। फिलहाल नया सवेरा में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ।
सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरे में अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की जिंदगी आसान बनी है। हनुमानगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आए लोगों को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई प्रमुख योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ उनका पंजीकरण भी किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मातृत्व वंदन पोषण योजना सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाया। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई और लोगों को लाभान्वित किया गया। 5 उज्ज्वला गैस कनेक्शन आज ही जारी किए। इसके अंदर समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित रहे हैं और ये कैंप आज सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। रसद विभाग, नगर पालिका और राज्य के चिकित्सालय, इनके कर्मचारी उपस्थित है। बिजली बोर्ड के भी, इनकी भी स्कीम थी जो थी, आंगनबाड़ी की जो भी स्कीम थी, महिला बाल विकास भी उपस्थित रही। आमजन को अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर में मौजूद अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर आज मैं शिविर में आया। यहाँ भारत आयुष्मान भारत के अंदर मेरा 5 लाख तक का बीमा कवर हुआ। आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड बना है जिसमें 5 लाख का बीमा है। मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारे शिविर लगाया गया। इस शिविर में उज्ज्वल योजना गैस रसोई, धुआं रहित गैस रसोई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, वादा किया था कि हर घर तक गैस रसोई पहुंचाई जाएगी। 450 में आज मेरा उसमें पंजीयन हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। आयुष्मान भारत योजना लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिविरों के तहत आयुष्मान भारत योजना को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दी। लाभार्थियों ने पंजीयन करवाकर केंद्र सरकार का आभार जताया। महिलाओं को चूल्हे की धुएं से आजादी दिलाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर परिवार के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम रूप ले रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय वहां लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते अयोध्या शहर में इन लोगों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इन टेंट सिटीज में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। ऐसे में उनकी आवभगत के लिए अयोध्या में कई प्रकार की सुविधाओं का विकास हो रहा है। इन्हीं में से एक है यहाँ की आधुनिक टेंट सिटी। अयोध्या शहर में कई स्थानों पर बस रही इन टेंट सिटीज की स्थापना व देखरेख का जिम्मा अयोध्या विकास प्राधिकरण व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है। एडीए ने बताया कि ये टेंट सिटीज डबल ऑक्यूपेंसी वाली लग्जरी व सेमी लग्जरी कैटेगरी स्वीट बेस्ड हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है ब्रह्मकुंड के पास तैयार हुई डबल ऑक्यूपेंसी वाली लग्जरी व सेमी लग्जरी कैटेगरी की टेंट सिटी। इसे गुजरात की कंपनी ने करीब 8,500 वर्ग मीटर में बनाया है। इसके अंदर प्रवेश करने के साथ ही अयोध्या के धार्मिक महत्व की झलक मिलती है। प्रवेश द्वार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुकाएं फुव्वारे के बीच नजर आएंगी। इसी के साथ तीर धनुष, स्वास्तिक व ओम की उकेरी गई आकृतियां नजर आएंगी। वहीं हरा भरा प्राकृतिक वातावरण और सुविधाएं रोमांच का अनुभव कराती हैं। देश दुनिया से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मकुंड, रामकथा पार्क, बाग विजेसी, कार्यसेवकपुरम, मणिदास की छावनी में विभिन्न कैटेगरीज की टेंट सिटी बन रही हैं। इनके जरिए हजारों श्रद्धालुओं के आतिथ्य को अयोध्या तैयार है। अयोध्या में माझा गुप्तार घाट पर 20 एकड़ भूमि में टेंट सिटी को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की जा रही है। ब्रह्मकुंड के पास भी टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें 35 टेंट लग रहे हैं। वहीं रामकथा पार्क में भी 30 टेंट की सिटी स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग विजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें हजारों लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अतिरिक्त कारसेवकपुरम व मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी को स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और टेंट सिटी तैयार की गई है। बड़े होटलों की सुविधाओं से लैस इस तरह की टेंट सिटी अयोध्या में 3 जगह बनाई गई है। श्री राम जन्मभूमि के सबसे नजदीक इस टेंट सिटी को जिस तरह से तैयार किया गया है, उसमें दिखता है कि आने वाले लोगों को किसी 5 स्टार होटल से कम की सुविधाएं इस जगह पर नहीं मिलेंगी। ऋतु वर्मा, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की चपेट है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा।
ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं इस कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। और तपस भट्टाचार्य इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात तपस, देखिए ठंड का लहर जो है, शीतलहर, उससे पूरा उत्तर भारत परेशान है और दिल्ली में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में जहां ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो हवाई यातायात पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा होगा। अगर आज की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? ओके, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और पहले तो ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक शैलो फॉग, इससे पहले जो था वो बहुत ज्यादा डेंस फॉग था दिल्ली और आसपास के इलाकों में, लेकिन इस वक्त दिल्ली में और आसपास के इलाकों में शैलो फॉग है, जो एक तरह से दिल्ली वासियों के लिए ठीक है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें दिल्ली में बहुत ज्यादा डेंस फॉग देखने को मिला था। जो विजिबिलिटी थी वो 200 मीटर से भी कम हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्थिति में सुधार जरूर है। IMD की माने तो IMD ने इस वक्त दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लेकिन ऑरेंज अलर्ट इस वजह से था कि उसको लगा था कि ज्यादा फॉग होने की उम्मीद थी, लेकिन इतना ज्यादा फॉग नहीं है। सुबह 5:30 बजे की अगर बात करें, दिल्ली का जो सफदरजंग का जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन, वहां पे 9.4 का तापमान आंका गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे थोड़ा कमी हो सकता है। जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है, जो एक घंटे बाद वो इश्यू करेंगे। दिल्ली में ये देखने को जो मिल रहा है कि जो डे टेम्परेचर है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, और उसी वजह से जो ठंड का प्रकोप है ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अगर डे टेम्परेचर कम रहेगा तो जो लोगों को जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ती है। जैसे अगर मैं कल की बात करूं तो कल दिल्ली में जो डे टेम्परेचर था करीब 15 डिग्री के करीब था, तो वो भी करीब 4 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम था। तो और वो कंटिन्यूस जो डे टेम्परेचर है और जो उसके बाद जो रात का जो टेम्परेचर है उसमें एक हम देख पा रहे हैं कि एक जो गैप है वो बहुत कम है। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों को दिक्कतें आ रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिनों में ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा वो थोड़ा सुधरेगा, ये जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। जहां तक रही बात फ्लाइट की, वो हमने देखा है कि जब भी दिल्ली में ये ठंड का मौसम पड़ता है कि इफेक्ट करता है, डिले होता है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो इसमें भी कटौती हुई है, इसमें भी एक कमी देखने को मिली। लेकिन हाँ, फ्लाइट डिले जरूर है, बहुत सारे फ्लाइट डिले है, लेकिन अभी तक फ्लाइट डाइवर्जन का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फ्लाइट डिले का जरूर है। जहां तक भाई बात रही ट्रेन की, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि ट्रेन डिले चल रही है बहुत सारी, लेकिन कैंसिल अभी तक हमें उसका खबर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली आसपास के इलाकों में, वो हमेशा से ये जो वेदर कंडीशन है यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर करता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तापस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मौसम की बात करें तो अभी जो फिलहाल उत्तर भारत में ठंड है वो जारी रहेगी, और अभी जिस तरीके से तापस ने बताया कि उतना घना कोहरा नहीं है, एक शैलो फॉग है, और लोगों को हालांकि विजिबिलिटी से जो है 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कोहरे से ज़्यादा ठंड का प्रकोप जारी है। फिलहाल नया सवेरा में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें होंगी अखबारों की सुर्खियों की, और साथ ही के साथ खबरें होंगी, फटाफट खबरें होंगी कारोबार जगत की, अंतर्राष्ट्रीय जगत की और खेल जगत से। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज समाचारों पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें? सुप्रभात भावना और शैला। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से, जहां सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है और क्या कुछ तैयारियां जोर शोर से अयोध्या में चल रही है उसे बताया गया है। आपको बता दें कि विश्व के 156 देशों से आए पवित्र जल से रामलला का जलाभिषेक होगा। इस खबर को हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित किया है और बताया है कि 7 महाद्वीपों से ये जल लाया गया है। सर्वधर्म के लोगों ने इसमें सहयोग किया है और प्रभु श्री राम जब उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा तो कितना भव्य होगा, इसको आज सभी अखबारों ने बताया है। और साथ ही कल एक समन्वय बैठक भी आयोजित की गई और तैयारियों को लेकर के, जिसमें यह तय किया गया कि 3 दिन आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा रामलला का दर्शन, यानी कि 20 जनवरी से ही भक्तों के लिए दर्शन बंद करने का निर्णय समन्वय बैठक में लिया गया है। इसकी वजह यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में 85 निजी हेलीकॉप्टर आएंगे, यानी कि जो मेहमान आएंगे, जो साधु संत आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जो जाना होगा, जिसके लिए हेलीपैड भी तैयार हो गया। तो किस तरह की जो सारी तैयारियां हैं उसको लेकर के आज अखबार ने ये खबर को बताया है और बताया है कि 3 दिन पहले आम श्रद्धालुओं का आवागमन वहां पर बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो ये है पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी हुई खबर। अर्थ जागरण पेज पर आज अपने लिया है दैनिक जागरण अखबार ने और बताया है कि पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद तेल कंपनियां इस बारे में फैसला लेंगी कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उन्हें यथावत रखा जाए या उनमें कोई सुधार किया जाए या उन्हें कम किया जाए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें $77 प्रति बैरल के आधार पर होती हैं तो उसके मुताबिक ये उम्मीद जताई जाती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कम हो सकते हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी तरह की तेल कंपनियों से हमारी बात नहीं हो रही है, ये फैसला कंपनियों को लेना है कि उन्हें दाम किस तरह से निर्धारित करने हैं। अगली खबर की बात करें तो ये आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल केरल के त्रिशूर में रोड शो कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जब महिलाओं को खास तौर पर संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखी नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी। उन्होंने गारंटी का जिक्र किया और आज अखबारों ने वो तमाम गारंटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करें तो ये है कोर्ट से जुड़ी हुई खबर। दरअसल कल वकील की तेज आवाज पर सीजेआई नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि 23 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा और उन्होंने साफ हिदायत भी दी कि अपनी आवाज़ जो है उसे संतुलित कर आवाज़ को कम करके वो बात करें। साथ ही आज अखबार ने ये भी बताया, नवभारत टाइम्स ने अपने इस पहले पेज में ही, कि कोर्ट की जो खास खबरें कल क्या कुछ रही उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने के मनमाने अदालत आदेश संविधान के अनुकूल नहीं, सिर्फ इस पर बात की। कुंडू का जो डीजीपी पद से तबादला करने से हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। संसद सुरक्षा को लेकर के भी कल सुनवाई हुई और एएसआई के आग्रह हाईकोर्ट ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर के भी किस तरह से सुनवाई की गई, इन सारे तथ्यों को आज अखबार ने प्रकाशित किया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं साइबर ठगी से जुड़ी हुई खबर की, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि गृह मंत्रालय का जो आई4सी मुख्य कार्यकारी विभाग है और उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब साइबर ठगी होती है तो उसका जो पहला 1 घंटा होता है जिसे गोल्डन आवर माना जाता है, अगर उस समय में कंप्लेंट दर्ज कराई जाए तो आप अपने जो बैंक अकाउंट से आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होता है अपराधियों के खाते में उसको रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1930 नंबर पर पहले 1 घंटे में आप शिकायत दर्ज करके इस ठगी के शिकार होने से अपनी राशि को बचा सकते हैं। तो ये भी बताया गया है कि घंटे भर में मिली शिकायतों पर त्वरित किस तरह से कार्रवाई की गई और पिछले साल 921 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों की जेब में जाने से किस तरह से रोके गए। तो आज के अखबारों की ये है वो अहम और प्रमुख खबरें। बहुत धन्यवाद संध्या, इतने कम समय में इतनी सारी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन और रूस ने लगभग 5 महीने में पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की।
दोनों देशों ने एक दूसरे के 200 से अधिक बंदियों को रिहा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ के लिए अयोग्य ठहराया था। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने से किया इनकार। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान में हुए धमाके के बारे में अमेरिका के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। महासचिव ने धमाके के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए 2 धमाके के बाद कहा कि हमले के जिम्मेदार देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूस और तुर्की समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने हूती विद्रोहियों से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमले रोकने को कहा है। 2024 में सुरक्षा परिषद की हुई पहली बैठक में गैलेक्सी लीडर जहाज को हूती के कब्जे से रिहा करने की मांग भी की गई थी। जापान में आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। भूकंप के बाद मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में देरी हो रही है। ब्रिटेन में हैंक तूफान के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तूफान के कारण हुई भारी बारिश में नॉर्थहैम्पटन शहर के बाहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हैंक तूफान के कारण कई घरों में बत्ती गुल हो गई है, साथ ही रेल यातायात भी बाधित हुआ है। और अब बात कारोबार की। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को नए साल में तोहफा देते हुए अपने स्पेशल होम लोन कैंपेन को बढ़ा दिया है। अभी तक स्पेशल होम लोन ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक था। एसबीआई ने अपने इस ऑफर को 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया। एसबीआई ने अपनी इस वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को तेल एवं गैस की खोज के लिए आयोजित नवीनतम बोली दौर में 7 ब्लॉक मिले हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीपीएलसी की गठजोड़ के हिस्से में 1 ब्लॉक आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के 8वें दौर में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी। पेट्रोलियम सचिव का कहना है कि वेनेजुएला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लैटिन अमेरिकी देश में एक तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी के लाभांश के रूप में $600 मिलियन के बकाया की वसूली में मदद करने के लिए ओएनजीसी विदेश को तेल देने पर सहमत हो गया है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। बिलासपुर जिले के घुमारवी में बुधवार को सांसद खेल महाकुंभ में समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा के सदुपयोग में खेल महाकुंभ की प्रभावी भूमिका है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के 55 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़त ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के पास 36 रन की बढ़त है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में होल्गर रूने के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डेनमार्क के 20 साल के रूने ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में रूस के अलेक्जेंडर को 6-7, 5-7, 6-2 के अंतर से हराया है। वहीं एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस के 39वीं रैंकिंग वाले रोमान सेफियोलिन ने जीत दर्ज करते हुए अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। सेफियोलिन ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपेरिन को 6-7, 6-4, 7-6 के अंतर से हराया।
यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को 3-0 से हरा दिया है। इस हार के साथ ही नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में लगातार 43 जीत का सिलसिला भी टूट गया है। पर्थ में यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को भी निनोर के हाथों 4-6, 4-6 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने मजोर्का को 1-0 से हरा दिया। बुधवार देर रात दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही फिल्म उल जलूल इश्क में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और विजय वर्मा जैसे कई दिग्गज अभिनेता नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग 9 जनवरी को हुई। मशहूर धारावाहिक तारा मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री झील मेहता जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। झील मेहता अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने जा रही हैं। रिलीजिंग के लगभग 2 सप्ताह बाद शाहरुख खान की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कारोबार करने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने मंगलवार को लगभग 4 करोड़ की कमाई की थी। कई बार रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाने के बाद कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मेरी क्रिसमस आखिरकार दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार है। फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म की शूटिंग तमिल और हिंदी में एक साथ हुई है। पारंपरिक शादी की रस्मों से पहले आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मंगेतर नूपुर शिकरे के साथ कोर्ट मैरिज की। दोनों ने होटल ताज लैंड्स एंड में अधिकारियों की मौजूदगी में शादी से संबंधित कागजी कार्रवाई संपन्न की। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल जीतने के बाद अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जल्द ही छोटे स्क्रीन पर नजर आने वाली है। उर्मिला वेब सीरीज तिवारी के जरिए ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही हैं। वेंकटेश दुगुबाती और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म स्टैंड अप का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर के जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर YouTube पर इसे लगभग 15 लाख से अधिक व्यूज मिले। अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन अपने म्यूजिक वीडियो अयोध्या के श्री राम को लॉन्च करने जा रहे हैं। रवि किशन ने इस म्यूजिक वीडियो को अयोध्या में निर्मित प्रभु श्री राम के सम्मान में बनाने का निर्णय लिया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी बहुत जल्द फिल्म जॉली LLB 3 में नजर आने वाली है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी साल जयपुर से शुरू होगी। फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर करेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। नेत्रहीन लोगों के लिए यह दिन बेहद खास होता है क्योंकि आज ही के दिन नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी भरने वाले लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसके चलते आज दृष्टिहीन लोग भी पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेल लिपि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ब्रेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस लिपि की मदद से नेत्रहीन लोग स्पर्श के जरिए पढ़ते लिखते हैं। इस लिपि में कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के स्पर्श से दृष्टि बाधित लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर CIET NCERT के प्रोफेसर डॉक्टर भारती कौशिक ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। Being sighted, we learn through print. But for children with blindness and visual impairment, their written mode of expression is through braille, or which is also known as tactile script, because you touch it and you feel it and you read it through your fingertips. So for that we need to spread awareness about braille.